हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू AFC क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का NTT क्लास में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट 4th क्वेश्चन कवर किया था। आज हम उसी से आगे कवर करेंगे। तो आप सभी अपनी बुक्स में पेज नंबर 99 ओपन कर लो। तो पेज नंबर 99 पे आप लोगों को 5th क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर है। विभिन्न भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के विचार व्यक्त करें। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ इंडियन एजुकेशनल। तो सबसे पहला हमारा जो शिक्षा शास्त्री था उसके बारे में पढ़ेंगे, महर्षि अरविंदु। भारतीय शिक्षा दर्शन में महर्षि अरविंदु जी ने अध्यात्मवादी शिक्षा दर्शन को नवीन रूप दिया था। अरविंदु जी के समाज दर्शन में दिव्य शक्ति का बोध तथा परम चेतना की प्राप्ति के दर्शन होते हैं। अब देखो, इसमें जो हमारा क्वेश्चन है आप लोगों का खाली ये कवर होगा कि उस समय पे जो शिक्षा शास्त्री थे उनके शिक्षा को लेके क्या कुछ विचारधारा थी। तो देखो, उनका विचार था कि कोई भी स्कूली या विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्रीय मस्तिष्क, आत्मचरित्र एवं राष्ट्रीयता के गुणों से संचित, पतित और क्षीण होने वाली है। हमारे देश के अनुकूल शिक्षा भारतीय आत्मा, आवश्यकता एवं संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इनकी शिक्षा के उद्देश्य क्या कुछ थे। अगर हम बात करें इनके सिद्धांतों की, तो कहा गया है कि बालकों की रुचि के अनुसार उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रेम तथा सहानुभूति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बालक का शिक्षा के उपरांत पूर्ण सहयोग होना चाहिए। कार्य तथा अनुभव के द्वारा उनको हर तरह की शिक्षा का ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो इस तरह के कुछ विचारधारा थी स्वामी अरविंदु की। इसके बाद देखो, दूसरा हम समाजशास्त्री पढ़ेंगे, शिक्षा शास्त्री ये थे हमारे स्वामी दयानंद। देखते हैं कि इनका शिक्षा के बारे में क्या विचारधारा थी। स्वामी दयानंद जी का जन्म, जीवन दर्शन वेदों पर आधारित था। जब देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में पूरी तरह जकड़ा हुआ था, उन्होंने अपने जीवन काल में प्रचलित अंधविश्वासों, परंपराओं एवं रूढ़ियों का भांडाफोड़ किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके विषय में कहा है, उन्होंने हमारे मस्तिष्क की प्रबल जागृति के लिए उपदेश दिया और कार्य किया, जिससे वह आधुनिक युग की प्रगतिशील भावना के साथ सामंजस्यपूर्ण अनुकूल का प्रयास कर सके और साथ ही भारत के गौरवपूर्ण संपर्क में रह सके। यानी कि इनका जो जन्म था उसमें इन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया वो टोटली रूप से वेदों पर आधारित था। अब देखो, इनके उद्देश्य क्या क्या थे जिनके ऊपर इन्होंने शिक्षा दी। इनका मानना था कि वैदिक धर्म एवं संस्कृति का उत्थान किया जाना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए। इसके साथ साथ बालक का मानसिक विकास भी इन्होंने अपने उद्देश्य में बताया। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं कि नैतिक विकास और चरित्र निर्माण भी हमारी शिक्षा के प्रमुख भाग हैं। इसके बाद आप पढ़ोगे मदन मोहन मालवीय के बारे में। भारत सदा से ही ऋषियों और मुनियों का देश रहा है। इन ऋषि मुनियों ने सामाजिक संकटों से सदा देश का उद्धार किया है। अगर हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 में इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित ब्रजमोहन व्यास और माता का नाम मूना देवी था। मालवा के गौड़ ब्राह्मण मालवीय कहलाए। पिता कर्मकांडी पंडित थे।
फलता मालवीय जी ने 1884 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद वकालत की भी इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की। देखते हैं कि शिक्षा को लेकर इनके क्या सिद्धांत थे। इनका मानना था कि धार्मिक और आध्यात्मिक विकास किया जाना चाहिए, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, आनंद प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए और मोक्ष प्राप्ति का। तो इस तरह से हमारे कुछ शिक्षा शास्त्री हुए जिन्होंने शिक्षा को लेकर अपने अलग अलग विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर है। भारत में उच्च शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, इनके समाधान हेतु क्या कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। अब देखो आंसर देखते हैं कि शिक्षा को लेकर क्या मुख्य समस्याएं रहीं। हमारे अलग अलग प्रोफेसर थे, उनका कहना था कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती हैं यह व्यक्ति को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान नहीं करती। कहा जाता है कि विद्यालयों से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थियों को शारीरिक श्रम तथा ग्रामीण जीवन के प्रति अरुचि हो जाती है। इस प्रकार विश्वविद्यालय का एक ऐसा अभिकरण बन गया है जो गांव के योग्य और होनहार लोगों को शहर में खींच लाते हैं, लेकिन इस तरह गांव की हानि होती है। गांव के छोटे से समाज में नेता बनने की बजाय ज़्यादातर उन्हें असहजता बन जाती है। तो कहने का स्पष्ट भाव यही है कि कुछ प्रोफेसरों का मानना था कि जो शिक्षा विश्वविद्यालयों में दी जाती है उससे जो भी विद्यार्थी है वो अपने समाज से, अपने गांव से कटने लग जाता है। अब इसका विस्तार में समस्या अगर हम समझें तो आपको पूरा डाटा दे रखा है सन 1971 से लेके 91 तक कि कितने प्रतिशत विद्यालयों की संख्या और विश्वविद्यालयों की संख्या। तो इसको आप अपने बेस पे रीड कर सकते हो। अगर हम मुख्य समस्याओं की बात करें तो शिक्षा के माध्यम की समस्या को प्रमुख रूप से देखा गया है। जैसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में अनेक विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया। अब गांधी के अनुसार विदेशी माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति को क्षीण कर दिया है। उसने व्यक्तियों की आय को कम कर दिया, उनसे उन्हें जनसाधारण से अलग कर दिया है। तो इस तरह की जो शिक्षा का माध्यम है उसको भी मुख्य समस्या के रूप में देखा गया है। उसके बाद आता है उद्देश्यहीनता की समस्या कि जो हम शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं, हम जिस भी तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसके पीछे बालकों को उनका उद्देश्य ही नहीं पता। तो ये भी मुख्य समस्या शिक्षा को लेकर देखने में आई। उसके बाद कहते हैं शिक्षा में विशिष्टीकरण की समस्या। अब भारतवर्ष में अनेक ऐसे विश्वविद्यालय हैं उनमें शिक्षा में विभिन्न विषयों को विशिष्टीकरण पर जोर दिया जाता है। फलस्वरूप किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने के पश्चात छात्रों का दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण बन जाता है। तो ये भी एक मुख्य समस्या है जो देखी गई। अब इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, देखते हैं। शिक्षा के माध्यम की समस्या का समाधान करने के लिए पाठ्यक्रम का चयन विद्यार्थियों को अभिरुचि के अनुसार दिया जाए कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें सब्जेक्ट चूज करने की फ्रीडम दी जाए। सेकंड, इस समस्या के समाधान के लिए अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम ना बनाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जा सकता है। जैसे कि शिक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से समाधान इसमें दिए गए हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो और इजीली आपको समझ भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर भी आप लोगों की कोई भी डाउट आते हैं, कुछ नहीं समझ आता, तो जो स्क्रीन पर आप लोगों को नंबर स्क्रॉल होता है वहाँ आप कॉल करके AFCA कंप्यूटर सेंटर हिसार पर मेरे से संपर्क भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर है।
शिक्षा में सामान्य कार्य क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। तो सामान्य कार्य क्या हो सकता है, जैसे कि जन्मजात शक्तियों का विकास, अगर हम शुरू से ही हमारी जो सामाजिक शिक्षा है उसका विकास कर सकें। उसके बाद हम पढ़ेंगे भावी जीवन की तैयारी, अगर हमें करनी है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ही सामान्य रोल प्ले करती है। मूल प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण, बालक का शारीरिक विकास मूल प्रवृत्तियों के गतिशील होने पर होता है। इन मूल प्रवृत्तियों से जिज्ञासा, आत्मदर्शन और सामूहिक जीवन जैसी सहज रूप क्रियाओं के स्तर का विकास होता है। इसके बाद भावी जीवन की तैयारी करना, ये डबल प्रिंट है तो आप इसको एक ही बार पढ़ लेना। फिर हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक वंशक्रम का निर्वाह, जैसे कि हमारे जो रीति रिवाज हैं, लोक साहित्य, संगीत हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, ये सभी चीज़ शिक्षा के कारण ही समाज की गतिशीलता में बहते हुए सुरक्षित रहती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना का विकास, कि अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहीं से हमें राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, हमारे देश की रक्षा करना, इस तरह की भावनाएं हमारे अंदर शिक्षा के थ्रू आती है। उसके बाद समाज सुधार व समाज का विकास, अगर हम एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो समाज का सुधार करना, उसका विकास करना, ये सभी जो थॉट्स हैं हमें शिक्षा के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर है। शिक्षा के सामान्य एवं मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करें। तो देखो क्या कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्ति, कि हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए, कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उससे हम कितनी नॉलेज अपनी अचीव कर सकते हैं, कितना ज्ञान वहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, शारीरिक विकास का उद्देश्य। प्राचीन काल में यूनान आदि नगर राज्यों में शिक्षा का उद्देश्य बालक को स्वस्थ बनाना था। उनका विचार था कि शरीर के विकास के बिना अन्य किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तीसरा हम पढ़ सकते हैं सांस्कृतिक उद्देश्य, कि जो हमारी संस्कृति है हम उसको जान पाएँ, समझ पाएँ, उसकी रिस्पेक्ट कर पाएँ, तो ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता था। फोर्थ हम इसमें पॉइंट पढ़ेंगे आलोचना। अब देखो अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंटों का पता चलता है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपको आलोचना करना भी है, वो एक पॉजिटिव वे में भी हो सकती है और नेगेटिव वे में भी। अगर हमें कुछ गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, तो शिक्षा हमें सिखाती है कि गलत चीज़ों की आलोचना और उनका विरोध कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे समायोजन का उद्देश्य। कुछ शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समायोजन की कुशलता की अभिवृद्धि है। यदि शिक्षा बालक को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल समायोजित करने में असफल रहती है तो वह अपने उद्देश्य में भी असफल रहती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नागरिकता का उद्देश्य। आज विश्व में शांति प्रणाली में परिवर्तन आया है। राज्य सत्ता के स्थान पर जनसत्ता का अस्तित्व अच्छे नागरिकों के द्वारा होता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य नागरिकता का प्रशिक्षण देना है। आज लोकतंत्र से हर व्यक्ति को उसके अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये सभी चीज़ें शिक्षा के बल पर ही पॉसिबल हुई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवकाश के समय के उपयोग का उद्देश्य, कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमें उस कार्य में कुछ समय का अवकाश मिलता है, तो उस समय का हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि आवश्यक कामकाज के बाद व्यक्ति अवकाश में विश्राम करता है। अवकाश का उपयोग
कई प्रकार से किया जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य अवकाश के समय को ठीक ठाक प्रकार से प्रयोग कई प्रकार से कैसे करें, वो सब हमें शिक्षा के द्वारा पता चलेगा। इसके बाद देखो आत्मबोध का उद्देश्य है। ये सभी पॉइंट है, आप इसको एक बार रीड आउट करोगे ना तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आएंगी कि शिक्षा का परम उद्देश्य कहाँ कहाँ पर और कैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर है। शिक्षा समाज व्यवस्था का सर्वोच्च साधन है, व्याख्या कीजिए। तो देखो अगर हम बात करें शिक्षा समाज व्यवस्था का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अलग तरह का ढांचा तैयार करती है। अगर हम कुछ वैज्ञानिकों का मत सुने तो मनुष्य समाज पर अपनी सुरक्षा, आराम, पालन पोषण तथा अन्य महत्वपूर्ण अवस्थाओं या सेवाओं के लिए निर्भर है। देखते हैं कि इसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है शिक्षा एवं समाज व्यवस्था। इसमें आप पढ़ोगे कि सांस्कृतिक वंशक्रम क्या होता है, मानव विकास कैसे कर सकते हैं, शिक्षा समाज की प्रवृत्तियों का केंद्र है। इसके अलावा समाज व्यवस्था और राज्य का आपस में क्या संबंध है। तो सबसे पहले आता है भारतीय समाज एवं शिक्षा। तो भारतीय समाज या भारतीय प्रकृति में अगर हमें समाज और शिक्षा को समझना है तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे नवीन आदर्शों की स्थापना। शिक्षा का कार्य नवीन समाज के निर्माण के लिए नई व्यवस्था करना है, इसलिए नवीन आदर्शों की स्थापना भी आवश्यक है। जिज्ञासा की उत्पत्ति में रुचि, मनोवृत्ति, मूल्य तथा कुशलता का उचित विकास होता है। इसके बाद आप लोग पढ़ सकते हो भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्य। अब देखो इसमें जो मुख्य रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को विश्वविद्यालयों उपर्युक्त सिफारिशों का पालन करना चाहिए। विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन विश्वविद्यालयों में कराया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है समाज की मानव शक्ति का उपयोग। तो देखो 7 वर्ष तक के समय की सामान्य शिक्षा निशुल्क अनिवार्य हो तथा जहाँ तक संभव हो इसका विकास 8वीं तक हो जाए। दूसरा मुख्य पॉइंट आता है कुशल व्यक्तियों के निर्माण को शिक्षा सहायक हो। तीसरा हम पढ़ेंगे योग्य व्यक्तियों को विकास का उचित अवसर मिले। इसके बाद जन अशिक्षा को दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप AFCA कंप्यूटर सेंटर हिसार पर, मैं पूजा शर्मा, ये नंबर मेरा स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आगे का लेक्चर नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी कंटिन्यूअस रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।